अक्षय और पीहू अभी भी नेकेड एक दूसरे के साथ सोफे पर लेट हुए थे। अक्षय के ऊपर पीहू पेट के बल लेटी हुई थी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, आगे से कभी मुझे इग्नोर मत करना। जब भी तुम मुझे इग्नोर करती हो मेरा काम में दिल नहीं लगता और फिर मुझे इस तरह से अपना सारा काम छोड़कर तुम्हें मनाने के लिए आना पड़ता है। तुम ही सोचो, अगर मैं इसी तरह की हरकतें करता रहा तो फिर तुम्हारे लिए और अपनी बेबी के लिए ढेर सारे पैसे कैसे कमा लूंगा। अक्षय की बात सुनकर पीहू हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, हमारे पास पहले ही बहुत सारे पैसे हैं पतिदेव, जिसे हम तीनों मिलकर जिंदगी भर भी खर्च करेंगे तो भी नहीं खर्च होने वाले। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ, मुझे और पैसे कमाने हैं। आखिर हमारे फ्यूचर में आने वाले 10-12 बच्चों के लिए भी तो पैसे होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरा एक बच्चा खुद ही बिलियनियर हो। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने हंसते हुए कहा, तो आपको एक पूरी क्रिकेट की टीम चाहिए। अक्षय ने पीहू के गाल पर किस करते हुए कहा, 2 क्रिकेट की टीम भी चलेंगी, पर वह क्या है ना, मेरी बीवी काफी हॉट है। अगर वह इतने सारे बच्चे करेगी तो फिर मुझे उसके साथ रोमांस करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इतना कहकर अक्षय ने फिर से अपने लिप्स को पीहू के लिप्स से हल्का टच किया और साइड में हट गया। पीहू ने हंसते हुए कहा, सच में। अक्षय ने कहा, वह क्या है ना, मेरा दिल करता है मैं दिन रात अपनी बीवी के साथ रोमांस करता रहूं, पर मेरी बीवी ही रोमांटिक नहीं है, इसलिए मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अक्षय की बात सुनकर पीयू ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा जी, मतलब आप दिन रात सुबह शाम रोमांस करो, फिर भी आपका ये कहना है कि मैं आपको रोमांस नहीं करने देती हूँ। आपका बस चले तो आप मुझे 1 मिनट के लिए भी ना छोड़े। पीयू की बात सुनकर अक्षय ने कहा, तुमने तो मेरे दिल की बात सुन ली मेरी जान, वह भी बिना बताए हैं, इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे दिल की बातें बिना मुझसे जाने ही समझ लेती हो। पीहू ने अक्षय को घूरते हुए कहा, अब उठने दीजिए मुझे, पहले ही आपने मुझे इतना थका दिया है, अब मुझे शूटिंग पर भी जाना है। अक्षय ने कहा, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया है, तुम्हारा ब्रेक 1.5 घंटे से बढ़ाकर 3 घंटे का कर दिया है। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने अक्षय को घूरते हुए कहा, आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं, क्या सोचेंगे वह मेरे बारे में। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, यही कि पति पत्नी रोमांस कर रहे हैं, वैसे भी उन्हें तो पता है कि तुम मैरिड हो और वह भी मैरिड है, तो उन्हें समझ में आना चाहिए ना कि एक पति पत्नी कभी भी मूड हो सकता है, वैसा ही हम दोनों का भी है। अक्षय की बात सुनकर पीहू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों एक दूसरे के गले लगकर थोड़ी देर के लिए सो गए। वहीं एक क्रू मेंबर ने आशीष को भी फोन करके बता दिया था कि उसका ब्रेक लंबा है, इसलिए आशीष भी थोड़ी देर आराम करने के लिए चुपचाप अपने सोफे पर लेट गया था। पीहू और आशीष मजे से अपने अपने कमरे में सो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शूटिंग लोकेशन पर पूरे क्रू में एक ही बात चल रही थी। उस लड़की ने पूरी क्रू में यह बात फैला दी थी कि पीहू एक नंबर की बेशर्म लड़की है, जो कि किसी के बिस्तर तक आने के लिए एक दिन का भी समय नहीं लगा थी। उसने सबके कानों में यह बात भर दी थी कि उसने अपनी आंखों से आशीष और पीहू को काफी ज्यादा करीब और इंटीमेट पोजीशन में देखा है। हालांकि उसने बस आवाजें सुनी थी, पर उसने सभी को मिर्च मसाला लगाकर यह न्यूज बताई थी। सभी लोगों को यकीन भी हो रहा था, क्योंकि अभी तक वो दोनों वापस नहीं आए थे और दोनों के कमरे भी ज्यादा दूरी पर नहीं थे। तभी एक जूनियर आर्टिस्ट ने दूसरे के कान में कहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आशीष सर इतनी जल्दी पिघलने वालों में से हैं। मैंने तो यही सुना था कि वो काफी डिसिप्लिन्ड में रहने वाले एक्टर है, जो कि एक्ट्रेस के साथ इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते। उसकी बात सुनकर दूसरी जूनियर आर्टिस्ट ने उसके कान में कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, हर एक मर्द खूबसूरत औरत के झांसे में आसानी से फंस सकता है। और तुमने देखा नहीं उस पीहू को, बला की खूबसूरत है, अपनी ऐसी खूबसूरती के जाल में उसने आशीष को फंसा लिया होगा, या फिर यह भी हो सकता है कि उन दोनों का पहले से ही कुछ चल रहा हो, क्योंकि आशीष उसके साथ हमेशा किसी फ्रेंड की तरह बिहेव करता है, जबकि वह एक न्यूकमर है।
आज से पहले तो आशीष ने कभी किसी न्यू कमर के साथ इतने अच्छे से बिहेव नहीं किया, ऊपर से पहले ही इतनी बड़ी बजट की फिल्म में उसे लीड रोल मिल गया। ये कोई आसान बात नहीं है। माना कि वो काफी अच्छी है, पर इंडस्ट्री में ऐसे कई एक्टर है जो कि फेमस एक्टर से भी अच्छी एक्टिंग करते हैं, पर उन्हें मौका ही नहीं मिल पाता। और इस पीहू को बिना किसी बैकग्राउंड के इतनी आसानी से इतने बड़े बजट की फिल्म में लीड रोल कैसे मिल गया, वह भी आशीष अग्रवाल के अगेंस्ट। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। उस लड़की की बात सुनकर तीसरी लड़की, जो कि उन दोनों की बात सही थी, उसने कहा मुझे तो पूरी दाल काली लग रही है। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि पीहू कितनी बेशर्म है, जिसने सिर्फ एक फिल्म के लिए किसी के बिस्तर पर जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। सब लोग के उसके बारे में घटिया बातें कर रहे थे। वही अलीना ना ने भी ये सारी बातें सुन ली थी, और उसके हिसाब से तो पीहू घटिया ही थी, क्योंकि उसके हिसाब से तो पीहू एक लड़की थी। उसने अपनी आंखों के सामने अक्षय और पीहू को इंटीमेट होते हुए देखा था, और उसने आशीष को भी पीहू के साथ इतना अच्छा बर्ताव करते हुए देखा था। इसलिए अब उसे यही लग रहा था कि पीहू एक गोल्ड डिगर है, जो कि हर रोज मर्द कपड़ों की तरह बदलती है। इसलिए वह भी जमकर सभी लोगों के साथ उसके बारे में अफवाह फैला रही थी कि उसने भी इससे पहले पीहू को कई लड़कों के साथ देखा है, जबकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। इसी तरह धीरे धीरे यह बात आपकी तरह पूरी शूटिंग क्रू में फैल गई। उड़ते उड़ते यही खबर डायरेक्टर खान के कान में भी पड़ गई। यह खबर सुनकर उन्हें घबराहट हो रही थी कि अगर अक्षय को इसके बारे में पता चल गया तो वह इन सब लोगों के साथ क्या करेगा। अक्षय मल्होत्रा की हैवानियत के बारे में हर कोई जानता था। जितना अच्छा वह अपने परिवार के लिए था, उतना ही बुरा वह अपने दुश्मनों के लिए था। और अक्षय की आंखों में डायरेक्टर खान ने पीहू के लिए ओवर प्रोटेक्टिवनेस और पजेसिवनेस देख ली थी। इसलिए डायरेक्टर खान को अब डर लग रहा था, पर वह इस तरह से सब लोगों को कुछ कह भी नहीं सकते थे, वरना बाकी सब ये भी कह सकते थे कि डायरेक्टर खान का भी पीहू के साथ अफेयर है। क्योंकि लोगों को बातें बनाने से वह इतनी आसानी से नहीं रोक सकते थे जब तक उनके पास कोई प्रूफ ना हो। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के कान में कुछ कहा। असिस्टेंट डायरेक्टर ने अपना सर हिलाया। डायरेक्टर खान मन ही मन सोच रहे थे कि उसे जल्दी ही इसका कोई सलूशन निकालना होगा, वरना अगर यह बात अक्षय के पास पहुंच गई तो इसका सलूशन अक्षय खुद निकालेगा, जो कि इतना आसान तो नहीं होने वाला। अब डायरेक्टर खान को एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई दिखाई दे रही थी, फिर भी उन्होंने सभी एक्टर एक्ट्रेस को देखकर चिल्लाते हुए कहा, आप सभी के सीन शूट करने हैं, इसलिए अब आप सब लोग अपने काम पर फोकस कीजिए। डायरेक्टर की बात सुनकर सब लोगों की खुसरुपुर बंद हो गई थोड़ी देर के लिए, पर जैसे ही जूनियर आर्टिस्ट के सीन शूट हुआ, जो कि कैंपस में पढ़ने वाले कुछ लड़कों लड़कियों का रोल प्ले करने वाले थे, बाकी लोगों ने फिर से पीहू को लेकर घटिया बातें करना शुरू कर दिया। माया भी यहाँ मौजूद थी, हालांकि लोग अभी भी उसका मजाक उड़ा रहे थे उसके वीडियो को लेकर, और कैंपस में मौजूद लड़के लड़कियां उसे देखकर हंस रहे थे, पर फिर भी वो बेशर्म की तरह यहाँ आ गई थी, क्योंकि उसे पीहू के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करनी थी। काफी कोशिश करने के बाद भी उन लोगों को यह सबूत नहीं मिला कि उनका वह वीडियो किसने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। आखिर में उन लोगों ने हार मान ली, और अब वीडियो उतना ज्यादा ट्रेंड भी नहीं हो रहा था। माया और करण ने यही सोचा कि कुछ दिनों बाद ये बात सब लोग भूल जाएंगे, इसलिए वह दोनों भी बेशर्म की तरह अब हर जगह पर आने के लिए नहीं घबराते थे। तभी माया के कानों में दो जूनियर आर्टिस्ट की आवाज पड़ी, जो कि एक दूसरे से पीयू की बुराई कर रहे थे। माया ने सुना एक जूनियर आर्टिस्ट दूसरी जूनियर आर्टिस्ट से कह रही थी, मुझे तो लगता है जरूर यह पीहू बचपन से भी ऐसे काम करती आई होगी, इसीलिए इतनी जल्दी से इतनी बड़ी फिल्म में लीड रोल मिल गया।
अभी उसकी उम्र मेरे हिसाब से 20-21 साल होगी और बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी मॉडलिंग के डायरेक्टर खान ने उसे फिल्म में लीड रोल देकर से दिया, जबकि उन्होंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि वो किसी एक्सपीरियंस एक्टर और एक्ट्रेस को ही लेंगे क्योंकि फिल्म का बजट काफी बड़ा था। पर आखिर में जब उन्होंने फिल्म को इंटरव्यूज कराया तब उन्होंने सबको अपने जवाब से शॉक कर दिया कि वह एक न्यूकमर को इस फिल्म के थ्रू लॉन्च करने वाले हैं, वह भी फीमेल लीड। माना कि वह काफी खूबसूरत है, पर इंडस्ट्री में इस तरह से लीड रोल मिलना कोई आसानी की बात नहीं होती। मुझे पक्का यकीन है इसने अपने जिस्म को बेचकर ही यह काम हासिल किया है। उसकी बात सुनकर दूसरी लड़की ने कहा, मुझे भी यही लग रहा है, जरूर यह कई रातों तक डायरेक्टर खान के साथ सोई होगी और अब आशीष के साथ वही सब कर रही है। कितनी घटिया लड़की है। दोनों की आंखों में पीहू के लिए नफरत नजर आ रही थी। वही उन दोनों की बातें सुनकर माया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह हमेशा से यही तो चाहती थी कि हर कोई पीहू को घटिया समझे, जो कि आज उसके बिना कुछ कहे ही सब लोग आसानी से कर रहे थे। इसलिए उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। साथ में उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया ने जन्म भी ले लिया। वही पीहू और अक्षय जो एक दूसरे को गले लगाकर पीहू के ड्रेसिंग में रूम में सो रहे थे। अचानक से दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनकर दोनों की नींद खुल गई। अक्षय में पीहू की तरफ देखो जो मुंह फुलाकर दरवाजे को घूर रही थी। उसने प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? पीहू ने कहा, आपने मुझे रात को सोने भी नहीं दिया, अभी मुझे नींद लग गई थी और ये लोग बुलाने आ गए। अक्षय ने कहा, क्या तुम्हें आज शूटिंग नहीं करनी? मैं डायरेक्ट खान से कहकर कैंसिल करवा दूंगा। पीहू ने कहा, नहीं, मैं इस तरह अपने लिए हर किसी को परेशान नहीं कर सकती। अक्षय ने कहा, तुम्हें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अक्षय मल्होत्रा की बीवी हो। पीहू ने मुस्कुराते हुए अक्षय के गाल पर किस करते हुए कहा, तो क्या हुआ? बाकी लोग अगर आपकी बीवी नहीं है तो उन लोगों को परेशानी नहीं होती। हमें सबके काम की इज्जत करनी चाहिए, इसलिए आप मुझे जाने दीजिए। इतना कहकर अपने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और अक्षय को कहीं छुपने के लिए कहा, पर अक्षय तो अक्षय था। छुपने की जगह पर वो बेशर्मी से उसी तरह से अपनी पेंट को पहनकर सोफे पर बैठ गया। पीहू ने अपना सर हिला दिया क्योंकि उसका ये पति उसकी बात नहीं सुनने वाला था। उसने धीरे से दरवाजा खोलकर देखा तो दरवाजे पर असिस्टेंट डायरेक्टर था। पीहू ने प्यारी सी आवाज में कहा, जी असिस्टेंट डायरेक्टर कहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर ने पीहू की तरफ देखा। भले ही उसने कपड़े पहन लिए थे, पर उसके बिखरे बालों को और उसके होठों की निकली लिपस्टिक को देखकर कोई भी कह सकता था कि अभी उसके साथ क्या हुआ है। असिस्टेंट डायरेक्टर को भी अब बाकी लोगों की तरह पीहू के कैरेक्टर पर शक हो रहा था, पर वह इस तरह से उसे कुछ नहीं कह सकता था। इसलिए उसने प्रोफेशनल टोन में कहा, तुम जल्दी से लोकेशन पर आ जाओ, हमें नेक्स्ट सीन शूट करना है। पीहू ने अपना सर हिलाया और दरवाजा बंद कर दिया। वहीं असिस्टेंट डायरेक्टर ने पीहू को दरवाजा बंद करके देखकर मन ही मन कहा, सच में ये लड़की तो बहुत घटिया निकली। मुझे नहीं लगा था कि उसने इस तरह से रोल को हासिल किया होगा, क्योंकि इसकी एक्टिंग दमदार है, पर शायद इसे मौका नहीं मिल रहा था जिस वजह से इसने ये कदम उठाया। खैर, मुझे क्या। इतना सोचकर असिस्टेंट डायरेक्टर सीधा आशीष के कमरे में चला गया। उसे लग रहा था कि किसी को शक ना हो, इसलिए आशीष वापस अपने कमरे में आ गया था। वैसे उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि आशीष इस तरह की हरकत कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी उसने आशीष के साथ एक फिल्म में काम किया था और उसकी फीमेल लीड तो इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस अक्षिता मुखर्जी थी, जो कि खुद भी आशीष की तरफ अट्रैक्ट थी। पर आशीष सिर्फ काम के वक्त उसके साथ बातें करता था, बाकी वक्त हमेशा उसे इग्नोर करता था, और यह बात शूटिंग पर मौजूद हर एक इंसान को पता थी। उसी फिल्म के बाद आशीष की पॉपुलैरिटी बढ़ी थी।
अंदर आकर पीहू ने गहरी सांस ली और जल्दी से खुद को ठीक किया। उसने अपना अच्छा सा मेकअप किया और अक्षय की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए उसे भी देख रहा था कि पीहू ने जल्दी से अक्षय के दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, अब आप अपने ऑफिस जाएं, मैं शूटिंग पर जा रही हूं। अक्षय ने कहा, ठीक है। पीहू जैसे ही कमरे से बाहर निकली उसे आशीष भी दिखाई दिया। आशीष ने पीहू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चलो साथ में चलते हैं। पीहू ने भी मुस्कुराते हुए सर हिलाया और दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हुए शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गए। सभी लोग उन दोनों को अजीब नजरों से देख रहे थे। यह बात दोनों ने नोटिस की पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुंबई इंटरनेशनल स्कूल। अभी छुट्टी होने में बस आधा घंटा बाकी था और लास्ट पीरियड के टीचर आज भी नहीं आए हुए थे, इसलिए बच्चे क्लास में एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। वही कुहू गुस्से से अपनी ड्राइंग शीट पर कुछ ड्रॉ कर रही थी। तभी रिया ने धीरे से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चलो ना बेबी, हम दोनों कुछ खेलते हैं, अंताक्षरी जैसे बाकी सब खेल रहे हैं। रिया ने एक्साइटेड होते हुए कहा। कुहू ने रिया की बात को पूरी तरह से इग्नोर किया और ड्राइंग बुक पर कुछ करने लगी। ये देखकर रिया ने कुहू के कंधे को हिलाते हुए कहा, बेबी चलो ना हम खेलते हैं। अब रिया पहले की तरह डरी हुई नहीं रहती थी क्योंकि कुहू ने उसे तकलीफ लड़ना सिखा दिया था और वह उनके साथ भी बिल्कुल एक अच्छी दोस्त की तरह बातें करती थी, इसलिए अब उसे कुहू से डर भी नहीं लगता था। वही कुहू जो कि गुस्से से ड्राइंग बुक पर कुछ ड्रॉ कर रही थी। इस तरह से रिया कर बार बार परेशान करने की वजह से उसने गुस्से से रिया को दूर धक्का हुए, काम बेबी को परेशान मत करो। रिया बेंच पर खड़ी होकर कुहू को खेलने के लिए कह रही थी और ऊपर से वह काफी दुबली पतली थी, इसलिए वह लड़खड़ाकर कर धड़ाम से जमीन पर गिर गई। वही कुहू जो गुस्से में थी उसने रिया की तरफ ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपनी ड्राइंग करने लगी। रिया की आंखों से हल्की आंसू निकलने लगे पर उसने अपने मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। आज काफी दिनों बाद कुहू ने इस तरह से उसके साथ रूड बिहेव किया था। दोपहर से वह काफी खुश थी क्योंकि कियान ने उसके साथ अच्छे से बात की थी, पर अब कुहू के बिहेवियर के कारण उसका पूरा मूड खराब हो चुका था। वह धीरे धीरे जमीन पर बैठे हुए ही सिसक रही थी। तभी साइड के बेंच पर से एक लड़का उठकर आया। उसने धीरे से रिया को उठाते हुए कहा, तुम्हें लगी रिया? रिया ने उस लड़के की तरफ देखकर अपनी आंसू भरी आंखों से अपना सर ना में हिला दिया। उस लड़के को कुहू पहले से ही पसंद नहीं थी क्योंकि कुहू हमेशा हर किसी से लड़ाई करती थी, उसे ऐसा लगता था, और रिया उसकी फ्रेंड थी जिस वजह से उसने कुहू तरफ देखकर गुस्से से कहा, कुहू तुम कितनी बुरी हो, तुमने रिया को धक्का दे दिया, देखो उसे चोट लग गई। वही कुहू जो कि चुपचाप ड्राइंग कर रही थी उस लड़के की बात सुनकर उसे बुरी तरह से घूरने लगी। वही रिया ने धीरे से कहा, मुझे चोट नहीं लगी है। कुहू ने गुस्से से उस लड़के की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, बेबी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अब बेबी को परेशान करना बंद करो और अपनी इस फ्रेंड को लेकर चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो फिर से ड्राइंग करने लगी। ऑडियो बाय साकिल JX07। अवनी का कॉलेज। इस बाप दोपहर के लेक्चर शुरू थे तभी क्लास में प्रिंसिपल एंटर हुए। प्रिंसिपल को देखकर सभी स्टूडेंट्स खड़े हो गए। अवनी हमेशा की तरह इस बार पीछे नहीं बैठी हुई थी। पढ़ाई में वो काफी अच्छी थी पर उसे मस्ती मजाक करने के लिए पीछे बैठना पसंद था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी पाखी को भी उसके साथ पीछे बैठना पड़ता था। पर अब वह अवनी के साथ आगे बैठी हुई थी। प्रिंसिपल के पीछे पीछे एक लड़का क्लास में एंटर हुआ। उस लड़के को देखकर बाकी सब लड़कियां आहें भरने लगी। वही अवनी के दिल में गाने बजने लगे हैं। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, हाय मेरा प्रिंस चार्मिंग मेरे क्लास में आ गया। उसने इतना कहा ये था कि प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को बैठने को कहा। वह लड़का आकर प्रिंसिपल के पास खड़ा हो गया। उसकी वह नीली आंखें देखकर हर कोई उसमें डूबने को तैयार था। प्रिंसिपल ने सभी बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो यह है आप सबके न्यू क्लासमेट।
इनका इंट्रोडक्शन मैं करवा देता हूँ। प्रिंसिपल ने इतना कहा ही था कि उस लड़के ने कहा, सर क्यों ना मैं ही इन लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं। वह लड़का आगे आया, उसने सभी लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ही गाइज। उसकी हाय सुनकर सभी लड़कियों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, हाय हैंडसम कहा। लड़कियों का रिएक्शन देखकर वह लड़का मुस्कुराने लगा। उसके गाल पर पड़ने वाले डिंपल देखकर लड़कियां फिर से उसे घूर घूर कर देखने लगी। वही अवनी तो अपनी सपनों की दुनिया में गुम हो गई थी। वह अपने हाथ पर चेहरा टिकाकर बिना पल के झपकाए उस लड़के को देख रही थी। उस लड़के की भी नजर अवनी पर गई। उसने मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ चेहरा किया और सबकी तरफ देखते हुए कहा, तो मेरा नाम है विवान जिंदल। उसका नाम सुनकर सभी लड़कियां उसके नाम की हुटिंग करने लगी। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच मेरा इतनी खुशी के साथ वेलकम करने के लिए। मैं एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट हूँ। मैं पहले यूएस में पढ़ता था पर किसी फैमिली इशू के कारण मैं इंडिया आया हूँ, जिस वजह से अब मैं आप सबके साथ आप सबके कॉलेज में ही पढ़ूंगा। उम्मीद है कि आप सब लोग मुझे अपना दोस्त मानेंगे। विवान की बात सुनकर सभी लड़कियां खुशी से चिल्लाने लगी। तभी प्रिंसिपल ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, और मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि विवान एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जिस वजह से हमारे कॉलेज ने इसे मिड ईयर में एडमिशन दी है। प्रिंसिपल ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, तो अब आप सब विवान से दोस्ती कर सकते हैं। विवान जाओ, जाकर बैठ जाओ। विवान आगे बढ़ने को हुआ कि अवनी जो कि उसे ही देख रही थी, अचानक से उसने पाखी को साइड में धक्का दे दिया। पाखी जो कि उसके साथ बैठी हुई थी धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उसने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, अवनी पागल है क्या तू। अवनी ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तू पीछे बैठ जा। आज ये हमारा न्यू स्टूडेंट है और इसकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्यों प्रिंसिपल सर। इतना कहकर अवनी मुस्कुराते हुए प्रिंसिपल को देखने लगी। प्रिंसिपल अवनी आइडेंटिटी जानती थी, इस वजह से उन्होंने भी नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल। विवान ने मुस्कुराते हुए अवनी को देखा और फिर उस जगह को जिस जगह को अपनी ने पाखी को साइड में धक्का देकर खाली किया था, वह भी चुपचाप आकर अवनी के पास बैठ गया। बाकी लड़कियां तो ये देखकर जल बुन रही थी। उन सभी को अभी तक अवनी की रियल आइडेंटिटी नहीं पता थी। वही उनसे कुछ दूरी पर बैठा समीर ये देखकर जल भूल गया था। समीर के पास बैठी अनन्या को भी अवनी से बहुत ज्यादा जलन होती थी। एक तो अवनी दिखने में इतनी खूबसूरत थी, ऊपर से उसका फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ अनन्या की औकात से बाहर था, और अब उसके पास इतना हैंडसम लड़का बैठा था, जबकि समीर उसके सामने कुछ भी नहीं था। विवान के आने से पहले समीर ही कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था, जिस वजह से अनन्या ने उसे खुद की तरफ अट्रैक्ट करके उसका ब्रेकअप अवनी के साथ करवा दिया था। पर अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी अगर वह सिंगल होती तो उस लड़के पर ट्राई कर सकती थी। प्रिंसिपल क्लास से बाहर चली गई और उनके इकोनॉमिक्स के सर क्लास में एंटर हुए। विवान बिना अवनी की तरफ देखें चुपचाप बोर्ड की तरफ देखकर जो कुछ भी सर पढ़ा रहे थे उन्हें चुपचाप सुन रहा था, पर अवनी का सारा ध्यान तो सिर्फ विवान के हैंडसम चेहरे में था। वह बिना पल के झपकाए उसे घूर रही थी, जिसका एहसास विवान को भी था, पर उसने ध्यान नहीं दिया। वही उनकी पिछली बेंच पर बैठी पाखी गुस्से से अवनी को ही घूर रही थी, क्योंकि अभी भी उसकी कमर में दर्द हो रहा था। अवनी का तरफ देखकर पाखी ने मन ही मन कहा, कमीनी कहीं की, नया क्रश क्या आ गया। अपनी पुरानी इकलौती बेस्ट फ्रेंड को तूने इस तरह से जमीन पर गिरा दिया। अभी भी कितना दर्द हो रहा है। इतना कहकर और उसने धीरे से अपनी कमर पर हाथ फेरा। वही इकोनॉमिक्स के सर जो सभी को पढ़ा रहे थे, अचानक से उन्होंने स्टूडेंट की तरफ देखते हुए कहा, तो आप सबको इसका जवाब समझ में आया। उन्होंने इतना कहा ही था कि फर्स्ट बेंच पर बैठी अवनी की तरफ उनका ध्यान गया। उन्होंने अवनी की तरफ देखकर गुस्से से कहा, अवनी यह क्या तरीका है। तुम क्लास में पढ़ाई करने के लिए आती हो या फिर लड़कों को घूरने के लिए।
सर की बात सुनकर सभी लोग अवनी की तरफ देखकर हंसने लगे। वहीं विवान का ध्यान भी अवनी की तरफ गया, जो अभी भी उसे ही घूर रही थी। उसने एक आईब्रो उस्काते हुए अवनी की तरफ देखा तो अवनी ने बदले में मुस्कुराकर उसे देखा। सर ने गुस्से से कहा, अवनी मल्होत्रा, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? अवनी ने मुस्कुराते हुए सर की तरफ देखकर पलटते हुए कहा, जी सर कहिए, वह क्या है ना, मेरे ठीक से सुना नहीं। अवनी की बात सुनकर सर ने गुस्से से कहा, मैंने कहा तुम पढ़ाई करने के लिए आती हो या फिर ये लड़कों की तरह छिछोरागिरी करने? कब से देख रहा हूँ तुम विवान को ही घूर रही हो। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, सर की तरफ देखकर जवाब दिया, वह क्या है ना सर, जब सामने इतना हैंडसम बंदा बैठा हो तो पढ़ाई करने का दिल किसका करेगा? अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अवनी की बोल्डनेस और बेशर्मी देखकर हर कोई हैरान था। वही विवान के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन कहा, इंटरेस्टिंग गर्ल। सर ने गुस्से से अवनी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? अवनी ने मुस्कुराते हैं, सॉरी सर, मुझे नहीं आती, क्या करूं, मेरे अंदर वह गुण आया ही नहीं, मैं तो पैदा ही बेशर्म हुई थी। अवनी की बात सुनकर पूरी क्लास ठहाका मारकर हंसने लगी। वही सर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अवनी को घूरते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो। अवनी ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, सर मैंने कौन से बदतमीजी की? आपने जो पूछा मैंने उसका ही जवाब दिया, पर आप तो उल्टा मुझे ही बदतमीज कह रहे हो। मेरे जैसी शरीफ लड़की आप अगर पूरी मुंबई में भी ढूंढ लेंगे तो भी नहीं मिलेगी। इतना कहकर अवनी ने मासूम सा चेहरा बनाकर सर की तरफ देखा। सर ने अपना सर हिला दिया और कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, बाकी स्टूडेंट्स को तो पढ़ने दिया करो, चुपचाप बैठ जाओ। अवनी ने कहा, ठीक है सर, अब अगर आप इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं तो मैं बैठ जाती हूँ। इतना कहकर अवनी फिर से बेंच पर बैठ गई। शूटिंग लोकेशन पर अलग ही माहौल बना हुआ था। पीहू और आशीष के कानों में भी वहां पर बात कर रहे लोगों की आवाज पड़ रही थी कि उन दोनों के बारे में सब लोग क्या बातें बना रहे हैं। आशीष को तो हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे यही लग रहा था कि इस सब के पीछे की माया का ही हाथ है, क्योंकि इससे पहले भी माया ने उसे पीहू के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी, पर आशीष को पीहू के ऊपर विश्वास था, जिस वजह से माया अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाई। वही पीहू का भी शक माया पर ही था, इसलिए अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब डायरेक्ट माया पर वार करेगी। बहुत हो गया छुप छुप के वार करना। तभी उन दोनों के कानून में किसी की हंसने की आवाज पड़ी। दोनों एक दूसरे के करीब ही खड़े थे। उन दोनों का शूट शुरू होने में अभी 15 मिनट का टाइम था। तभी 3 लड़कियां जो कि कोने में खड़ी होकर टाइम पास कर रही थी, उनमें से एक लड़की ने हंसते हुए कहा, तुझे पता है उस पीहू के बारे में, एक नंबर की घटिया लड़की है। मुझे तो लगा था न्यू कमर होगी तो अच्छी लड़की होगी, पर मैंने इन स्टाफ के लोगों से सुना वह हर रोज नए नए आदमियों के साथ सोकर खुद के लिए काम हासिल करती है। मैंने तो ये भी सुना है कि अभी कुछ देर पहले आशीष अग्रवाल के साथ भी किसी ने उसे इंटीमेट होते हुए देखा था। कितनी बेशर्म लड़की है ना, सिर्फ एक फिल्म में काम करने के लिए वह किसी के भी बिस्तर पर चली जाती है। पता नहीं आज तक कितने लोगों के साथ सो चुकी होगी। ऐसी लड़की को तो प्रोस्टिट्यूट का काम करना चाहिए, ना कि एक्ट्रेस का। उस लड़की ने हंसते हुए कहा। वही यह बात सुनकर आशीष और पीहू के तन बदन में आग लग गई थी। पीहू का चेहरा तो गुस्से से लाल हो गया था। वही अपने प्यार के लिए इतनी घटिया बातें सुनकर आशीष का भी दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। वह गुस्से से आगे बढ़ने को ही हुआ कि पीयू ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, रुको, जब हम दोनों ने कुछ किया ही नहीं है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम इस तरह से सबके सामने जाकर मेरा स्टैंड लोगे तो लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में गलतफहमी होगी, इसलिए जो कुछ भी करना है अब वो मैं करूंगी। पीहू की बात सुनकर आशीष के कदम रुक गए। भले ही वो गुस्से में था, पर उसे पीहू की बात सही लगी, क्योंकि अगर उसने पीहू के लिए स्टैंड लिया या फिर किसी को कुछ कह दिया तो सब लोग उनके रिश्ते पर फिर से सवाल उठाना शुरू कर देंगे। पीहू ने अपने कदम उन 3 लड़कियों की तरह बढ़ाने लगी।
तभी उनमें से एक लड़की ने कहा, मुझे तो लगता है ये पहले कोई प्रोस्टिट्यूट रही ही होगी, या फिर यह भी हो सकता है कि यह किसी कोठे से भाग कर आई हो, क्योंकि दिखने में तो काफी खूबसूरत लगती है। मैंने यही सुना था कि उस जगह पर इसी तरह की खूबसूरत लड़कियां होती है। शायद इसने पहले डायरेक्टर खान को फंसाया होगा और उनके साथ सोकर इसने इस फिल्म में खुद के लिए फीमेल लीड का रोल मांगा होगा। उसकी बात सुनकर दूसरी लड़की कुछ कह पाती तभी उसके गाल पर जोरदार दर्द हुआ। उसने पलट कर देखा तो उसके सामने गुस्से से लाल आंखें लिए पीहू खड़ी थी। पीहू का चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल था और गुस्से के कारण उसकी पूरी बॉडी कहां पर ही थी। पीहू को देखकर एक पल के लिए वो लड़की डर गई, पर फिर उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। इतना कहकर उसने भी अपना हाथ उठाया। पीहू ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कसकर उसकी पीठ से लगाकर मोड़ते हुए कहा, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने की। पीहू के थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि वहां पर मौजूद हर एक इंसान के कानों में थप्पड़ की आवाज गई थी। शूटिंग क्रू से लेकर कैंपस में मौजूद लड़के लड़कियां भी लोग उस तरफ देखने लगे। उन दो लड़कियों ने पीहू को दूसरी लड़कियों को छोड़ने के लिए कहा, पर पीहू ने गुस्से से उन दोनों को अपने एक एक पैर से धक्का देते हुए जमीन पर गिरा दिया। अभी कैंपस के ज्यादा बच्चे वहां पर मौजूद नहीं थे, पर 20 से 25 वह लोग मौजूद थे, और शूटिंग के 20 से 25 लोग मतलब वहां पर 50 से लेकर 60 लोग मौजूद थे। डायरेक्टर खान भी यह सब चुपचाप देख रहे थे, पर उन्होंने पीहू को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानते थे कि पीहू ने अगर कुछ गलत किया तो उसका पति है उसे संभालने के लिए, पर उनका क्या होता है, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। वही पीहू का यह एक्शन देखकर आशीष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पीहू उन लड़कियों में से नहीं थी जो कि खुद की प्रति ऐसे ही किसी के मुंह से सुन ले, वह खुद कदम उठाने वालों में से थी। उस लड़की ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। पीयू ने उसके हाथ पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा, दर्द हो रहा है। जब दूसरों के बारे में बुरी बातें बिना कुछ जाने करती हो तब उन लोगों को बुरा नहीं लगता, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इतनी घटिया बातें करनी थी। क्या कहा तुमने? मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ। शायद मैं कोठे से ही भाग कर आई हूँ। कितना जानते हो तुम मेरे बारे में? कुछ बताओ। तब कुछ भी जानती हो तुम मेरे बारे में बिना सब जाने? तुम जैसे घटिया लड़कियां दूसरों की जिंदगी के बारे में अपनी खुद की राय बना लेते हो और उनके बारे में घटिया बातें फैलाती हो। तुम्हें ना मेरे परिवार के बारे में पता है, ना मेरे पेरेंट्स के बारे में। तुम्हें ये भी नहीं पता कि मेरी परवरिश कैसे हुई है। फिर तुम होती कौन हो मेरे बारे में इतनी घटिया बातें करने वाली? शायद आज तक तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं, जब तक सच्चाई अपने आंखों से ना देखे जाए इस पर भरोसा नहीं करते। यहाँ तक कि आंखों देखा भी झूठ हो सकता है, और तुम किसी की सुनी सुनाई बातें सुनकर मेरे बारे में कुछ भी अफवाह फैला रही हो और मैं चुप रहूंगी। तुम्हें ऐसा लगता है तो सुनो मेरी बात। मैं उन लड़कियां में से नहीं हूँ जो खुद के बारे में सब कुछ सुनकर चुपचाप बैठ जाए। मैं उन लोगों में से हूँ जो मेरे बारे में गलत करेगा उन लोगों को सबक सिखाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बचपन से मुझे यही सिखाया है, गलत करने वाले से ज्यादा बड़ी गलती तो करता है जो गलत खुद के साथ होने देता है, और मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगी। इतना कहकर पीहू ने झटके से उस लड़की को छोड़ दिया। वह लड़की धड़ाम से जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से हल्की चीख निकल गई। पीहू ने हंसते हुए उसे देखकर कहा, ऐसी ही गिरी हुई लड़की हो तुम? उस लड़की ने गुस्से से कहा, तुम होती कौन हो मुझसे ये सब कहने वाली? खुद तो न जाने कितने लोगों के साथ सोने के बाद तुम्हें ये रोल मिला है, और तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या कहना है और क्या नहीं? उस लड़की ने भी गुस्से से कहा। उसकी बात सुनकर सभी लोग कभी पीहू को देखते तो कभी उस लड़की को।
सुबह से ही यह बात पूरी जगह पर फैल गई थी कि पीहू और आशीष को इंटीमेट होते हुए एक शूटिंग की लड़की ने देखा है। उस लड़की की बात सुनकर पीहू ने गुस्से से उसके बालों को खींचते हुए कहा, अच्छा जरा बताओ, तुमने कहा देखा कि मैं कितने लोगों के साथ सो रही थी? तुम्हारे पास कोई सबूत है? अगर है तो मैं तुम्हें खुद 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ, और अगर नहीं है तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। खुद पर घटिया इल्जाम लगाने के जुर्म में बताओ, तुम्हारे पास सबूत है? उस लड़की को दर्द हो रहा था क्योंकि पीहू ने उसके बालों को मजबूती से खींच रखा था। फिर भी उस लड़की ने हिम्मत करके उस स्टाफ की लड़की की तरफ इशारा किया जिसने पीहू के कमरे के बाहर से उसकी आवाज सुनी थी। उसने कहा, इसने तुम्हें आशीष के साथ इंटीमेट पोजीशन में देखा है। सब लोगों का ध्यान अब उस लड़की की तरफ गया जिसके माथे पर ठंडा पसीना था। उसने सब लोगों को मिर्च मसाला लगाकर यह न्यूज़ तो बता दी थी कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, पर अब उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वही उस लड़की का इशारा देखकर पीहू ने झटके से उसे जमीन पर पटक दिया और अपने कदम दूसरी लड़की की तरफ बढ़ने लगी। इस वक्त पीहू जंगल की शेरनी लग रही थी जो कि अपने शिकार को दबोचने के लिए आगे बढ़ रही हो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पीहू ने कसके एक तमाचा दूसरी लड़की के गाल पर मारते हुए कहा, तो तुम हो इस तमाशे की जड़? वो लड़की हैरानी से अपने गाल पर हाथ रखकर पीहू को घूर रही थी। उसने कुछ कहना चाहता भी उसके दूसरे गाल पर भी पीहू ने कसके तमाशा मारकर उसके बालों को खींचते हुए कहा, तो तुमने मुझे आशीष के साथ इंटीमेट पोजीशन में देखा? जरा मुझे बताओ कब देखा? उस लड़की के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आप देखेंगे पीहू का डेविल रूप। कहानी में क्या पसंद नहीं आ रहा है प्लीज मुझे बताएं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी, पर आप सब लोगों के कमेंट ही नहीं होते। 83 ओए मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे और पीहू का रौद्र रूप। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। उस लड़की के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। पीहू ने गुस्से से उसके गाल पर एक और तमाचा मारते हुए कहा, बहुत शौक है ना दूसरों के बारे में गंदी बातें फैलाने का? जब तुम्हारे बारे में इस तरह की बातें करेगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि किसी की इज्जत उछालने के बाद उस इंसान को कैसा लगता है। उस लड़की ने हिम्मत करके पीहू की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कुछ झूठ नहीं कहा, मैंने खुद तुम्हारे कमरे के बाहर से इंटीमेसी की आवाज सुनी थी। उस लड़की ने खुद ही अपने मुंह से कबूला कि उसने कुछ नहीं देखा था बल्कि आवाजें सुनी थी। उसकी बात सुनकर सभी लोगों की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इसने उन सब से ऐसा नहीं कहा था बल्कि यह कहा था कि उसने अपनी आंखों से पीहू और आशीष को काफी इंटीमेट पोजीशन में एक दूसरे के साथ देखा है, और अब ये लड़की साफ साफ कह रही थी कि इसमें कुछ नहीं देखा बल्कि सिर्फ आवाजें सुनी है। पीहू ने एक और तमाचा उसके गाल पर मारते हुए कहा, अच्छा तो तुमने आवाज सुनी थी, मुझे जरा बताना कि वो किस तरह की आवाज थी? उस लड़की ने अपने गाल पर हाथ रखकर इस बार पीहू के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? तुमने मुझे अभी तक 4 थप्पड़ मारे हैं, तुम्हारी औकात ही क्या है जो मुझे थप्पड़ मार रही हो? सिर्फ इस फिल्म में लीड रोल मिलने से तुम कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन गई जो तुम इस तरह से किसी के ऊपर भी हाथ उठा होगी। उस लड़की ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उस लड़की की बात सुनकर पीहू ने मुस्कुराते हुए उसके बालों को कस के पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर डेविल आवाज में कहा, मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं ये तो तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और रही बात 4 थप्पड़, तो जितनी गंदी बातें तुमने मेरे बारे में और आशीष के बारे में फैलाई है उसके लिए 4 थप्पड़ तो कुछ भी नहीं है। और क्या कहा तुमने मेरी औकात क्या है और क्या नहीं यह मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती।
पर इतना सुन लो, चाहे जितनी भी औकात क्यों ना हो मेरी, तुमसे तो 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। खड़े खड़े तुम्हारे जैसे हजारों को खरीद सकती हूँ, और यह मत समझना कि मैं अपने पैसे का घमंड दिखा रही हूँ। मैं यह इसलिए कह रही हूँ कि तुम जैसे लोग जो खुद गिरे हुए होते हो, दूसरों को गिरा हुआ दिखाने के लिए जो दिल में आता वो फैलाते हो, चाहे उस चीज में सच्चाई हो या ना हो। पीहू की बात सुनकर वह लड़की गुस्से से पीहू को घूरने लगी। तभी पीहू ने दूसरी लड़की जिसे उसने पहले मारा था उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों को तो मैं आज ऐसा सबक सिखाऊंगी कि अगली बार से मेरे बारे में घटिया बातें करने से पहले सब लोग 1000 बार सोचेंगे। इतना कहकर पीहू ने अपना फोन निकाला। कुछ देर में वहां पर कई सारे कदमों की आहट सुनाई दी। सब लोगों का ध्यान दरवाजे की तरफ गया जहां से करीब 50 बॉडीगार्ड्स अंदर आ रहे थे। उन सभी को देखकर सभी लोगों की डर से हालत खराब हो गई। उन सभी एक तरह की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उनके बीच 10 लेडी बॉडीगार्ड थी और बाकी 40 मेल बॉडीगार्ड। लेडी बॉडीगार्ड की किसी भी मामले में मेल बॉडीगार्ड से कम नहीं लग रही थी। वो सभी आकर पीयू के सामने खड़े हो गए। सभी लोगों ने एक साथ सर झुकाकर कहा, जी मैडम कहिए। इस तरह से इन सभी लोगों को पीहू के सामने सर झुकाता देख वहां खड़े हर एक इंसान के चेहरे पर हैरानी के भाव नजर आने लगे। यहाँ तक कि आशीष को भी पीहू की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था। पीहू ने दोनों लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन दोनों को अच्छा सबक सिखाओ। इन्होंने मेरे बारे में सबके बीच काफी घटिया बातें फैलाई हैं। उसने अपनी लेडी बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। सभी ने अपना सर हिलाया और दो फीमेल बॉडीगार्ड ने उन दोनों लड़कियों को बालों से पकड़कर एक जगह पर खड़ा कर दिया। बाकी सब तमाशा देखने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते थे। वहीं पीहू मुस्कुराते हुए जाकर एक चेयर पैर के ऊपर एक पैर को चढ़ाकर बैठ गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा रहने वाली भोली भाली पीहू बिल्कुल अलग लग रही थी। उसका ऑरा किसी को क्वीन की तरह था, जैसे वह अपने किंगडम में होने वाले बुरे लोगों को सजा देने वाली हो। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह सच में किसी घर की राजकुमारी या फिर किसी की क्वीन है। सभी लोग कभी उसे देखते तो कभी उन बॉडीगार्ड्स को। सब लोग जानना चाहते थे कि अब वो लेडी बॉडीगार्ड्स करेगी क्या। तभी 2 लेडी बॉडीगार्ड्स ने उन दो लड़कियों को जबरदस्ती खड़ा किया और बाकी की उनके सामने खड़ी हो गई। उन सभी बॉडीगार्ड्स को देखकर उन दो लड़कियों की तो हालत खराब हो गई थी, क्योंकि वह काफी हट्टी कट्टी और लंबी चौड़ी थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक लेडी बॉडीगार्ड ने एक तमाचा उस लड़की के गाल पर मारा। इस सब की वजह थी उसका थप्पड़ पड़ते ही उस लड़की का पूरा चेहरा चकरा गया। ने भले ही पीहू ने 4 थप्पड़ मारे थे, पर इस एक थप्पड़ के सामने वह 4 थप्पड़ कुछ भी नहीं थे। उसका पूरा गाल सूज गया था, यहाँ तक कि उसके होठों के कोनों से खून निकल रहा था और उसका सर एक तरफ झुक गया था। उसे अपनी गर्दन में भी काफी दर्द हो रहा था। उसके मुंह से हल्की चीख निकल गई थी। सभी लोगों ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख दिया। वही आशीष हैरानी से पीहू की तरफ देख रहा था। वह जानना चाहता था कि पीहू आखिर है कौन, क्योंकि उस दिन जिस गाड़ी में पीहू शूटिंग लोकेशन से निकली थी वह गाड़ी कोई सस्ती गाड़ी नहीं थी। उस गाड़ी को आशीष ने भी कई साल मेहनत करने के बाद ही लिया था, इसीलिए अब पीहू की आइडेंटिटी जानने के लिए वह भी काफी क्यूरियस नजर आ रहा था। दूसरी बॉडीगार्ड ने दूसरी लड़की के गाल पर भी एक झन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। बारी बारी उनको बॉडीगार्ड ने उन दोनों लड़कियों के गाल पर कई सारे थप्पड़ मार दिए। उनका चेहरा सूजकर गुब्बारे की तरह हो गया था, जिस वजह से वह हद से ज्यादा भयानक और दयनीय लग रही थी। उन दोनों की हालत देखकर बाकी सब लोगों को उन पर थोड़ी दया तो आ रही थी, पर वह लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। वही पीहू के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं थी। वह मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रही थी, जैसे उसे ये सब देखने में मजा आ रहा हो।
कुछ देर बाद वह अपनी जगह से खड़ी हुई और एक रानी की तरह चलती हुई आकर उन दोनों लड़कियों के सामने खड़ी हो गई। फिर उसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे और सबकी तरफ देखकर एक कड़क आवाज में कहा, तो आप सब लोग जानना चाहते हैं ना कि मैं कौन हूँ? तो सुनिए, मेरा नाम है पीहू सिंघानिया। पीहू की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि पीहू का नाम तो वो सब लोग पहले ही जानते थे, तो फिर पीहू क्यों अपना नाम दोबारा उन सभी को बता रही थी? उन सब के चेहरे के एक्सप्रेशन देखा करती पीहू ने हंसते हुए कहा, तो मेरा नाम ध्यान से सुनिए, पीहू सिंघानिया, मनोहर सिंघानिया की ग्रैंड डॉटर, सिंघानिया कॉर्पोरेशन की एकलौती वारिस। पीहू की रियल आईडी जानने के बाद वहां मौजूद हर एक इंसान हैरान हो गया। आशीष को तो ये सुनकर झटका ही लगा, क्योंकि सिंघानिया कॉर्पोरेशन भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी। मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में टॉप 5 कंपनी में सिंघानिया कंपनी तीसरे नंबर पर आती थी और उनका देश में भी काफी बड़ा नाम था। मनोहर सिंघानिया ने अभी तक अपनी वारिश के बारे में मीडिया में कोई खबर नहीं दी थी, यहाँ तक कि किसी को इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि उनकी एक पोती है, क्योंकि हमेशा से उनकी लाइफ काफी पर्सनल रही थी। पर आज पीहू की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। अब पीहू की ताकत का अंदाजा सभी को हो गया था। वो दोनों लड़कियां भी अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांपने लगी। अगर पीहू इतनी अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी तो उसे क्या जरूरत थी किसी डायरेक्टर या फिर किसी एक्टर के साथ काम पाने के लिए सोने की? वह तो अपनी मर्जी से किसी भी फिल्म में रोल हासिल कर सकती थी। अब उन दो लड़कियों को खुद पर और ज्यादा तरस आ रहा था कि पीहू उनके साथ क्या करेगी। पीहू ने सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो अब आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मेरे पास इतना पैसा है कि अगर मुझे किसी फिल्म में काम लेना है तो मैं अपनी मर्जी से ले सकती हूँ। उसके लिए मुझे किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ सोने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगली बार से अगर मेरे बारे में घटिया बातें करने की या फिर घटिया चीजें फैलाने की कोशिश की तो याद रखना, पीहू सिंघानिया किसी को छोड़ेगी नहीं, और यह मेरी लास्ट वार्निंग समझो तुम सब लोग। पीहू ने सबकी तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज में कहा। उसकी बात सुन पर सभी लोगों ने अपना चेहरा छुपा लिया, क्योंकि अब उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी फिर उसे कुछ भी कहने की। वही आशीष को अब समझ में आया कि पीहू क्यों इतनी महंगी गाड़ी में आसानी से आना जाना करती थी, क्योंकि वह खुद सिंघानिया कॉर्पोरेशन के मालिक की इकलौती पोती थी। आशीष को ये भी याद आया कि एक दिन पीहू ने गुस्से से कहा था कि माया उसकी बहन नहीं बल्कि उसके बाप के अय्याशी का नतीजा है। इसका मतलब यह है कि माया और पीहू दोनों सौतेली बहन है, जिस वजह से माया हमेशा पीहू के बारे में गलत चीजें फैलाने की कोशिश करती है। आशीष को लगा कि इसका कारण ये भी हो सकता है कि दोनों एक ही परिवार की बेटी होने के बाद भी पीहू उस परिवार की होने वाली बारिश है और माया कुछ भी नहीं। पर आशीष को माया से कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि उसे माया पर गुस्सा आ रहा था कि उसने उसके प्यार पीहू के बारे में इतनी घटिया चीज है सभी लोगों में फैलाई। वही इस वक्त यहाँ पर माया और करण मौजूद नहीं थे, पर माया की मैनेजर माही मौजूद थी। माही ने जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर माया को फोन किया और कहा, मैडम बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। माया इस वक्त घर के लिए निकल गई थी। उसने कहा, क्या हुआ? माही ने कहा, पीयू ने अपनी आइडेंटिटी सभी के सामने रिवील कर दी है। माही की बात सुनकर माया ने चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? उसने सबको बता दिया कि वह अक्षय मल्होत्रा की बीवी है। माही ने चैन की सांस लेते हुए कहा, नहीं मैडम, उसने ये बताया है कि वह मनोहर सिंघानिया की पोती और सिंघानिया कॉर्पोरेशन की इकलौती वारिस है। माही की बात सुनकर माया ने चैन की सांस की। कम से कम उसने ये तो नहीं बताया कि वह अक्षय मल्होत्रा की बीवी है। सिंघानिया कॉर्पोरेशन की वारिस के सामने मल्होत्रा कॉर्पोरेशन की मालकिन की आइडेंटिटी काफी बड़ी थी। पर माया को गुस्सा भी आ रहा था कि पीहू अपनी मर्जी से सबको ये कह सकती है कि वो मनोहर सिंघानिया की इकलौती पोती है और वारिश है, जबकि माया भी उनकी पोती थी। पर उसे
ये सब कहने का हक नहीं था। मनोहर जी ने साफ साफ कह दिया था कि वह दुनिया के सामने माया को कभी अपनी पोती होने का हक नहीं देंगे। बस उन्होंने कहा था कि वह जब भी माया को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो उसे पैसे दे देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। माया ने गुस्से से कहा ठीक है। इतना कहकर माया ने फोन कट कर दिया। उसने गुस्से से कहा बुढ़े ने सब कुछ पीहू को दे रखा है, इसे तो छोड़ूंगी नहीं मैं। बस अब 1 महीना बाकी है, उसके बाद बुढ़े का और पीहू का काम तमाम करके रहूंगी। माया ने गुस्से से खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। अवनी का कॉलेज। धीरे धीरे सारे लेक्चर खत्म हो गए थे, बस आखिरी लेक्चर बचा था। पर शायद आज आखिरी लेक्चर नहीं होने वाला था क्योंकि सर अभी तक क्लास में नहीं आए थे। सभी बच्चे एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। वही विवान चुपचाप अपनी नोटबुक में कुछ नोट कर रहा था। तभी अवनी ने धीरे से कहा तुम काफी हैंडसम हो। विवान ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अवनी की तरफ देखा जो उसे अपने हाथ पर चेहरा टिकाकर काफी प्यार से देख रही थी। विवान ने अवनी को घूरते हुए कहा क्या तुम मेरे साथ ओपन फ्लर्ट कर रही हो? अवनी ने दिलकश मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम्हें क्या लगता है? विवान ने अवनी को घूरते हुए कहा। मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, पढ़ाई करो और अपने फ्यूचर पर ध्यान दो। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा वही तो कर रही हो, फ्यूचर में कोई होना भी तो चाहिए ना साथ में, वरना पैसे कमा कर क्या करूंगी? अकेली घूमने जाओगे क्या? कोई साथ में तो होना चाहिए। अवनी की बात सुनकर भी विवान ने उसे इग्नोर किया और अपनी नोटबुक में कुछ नोट करने लगा। अवनी ने मुस्कुराते हुए विवान के बालों को देखते हुए कहा तुम क्या खाते हो? काफी हैंडसम हो तुम, मेरा तो दिल करता है मैं तुम्हें खा जाऊं। विवान चुपचाप अपनी सारी बातों को इग्नोर कर रहा था। वही उनके बेंच के पीछे बैठी पाखी हैरानी से अवनी को देख रही थी। अवनी आज से पहले भी काफी लड़कों के साथ इस तरह से फ्लर्ट करती थी, पर आज उसके फ्लर्ट में कुछ अलग ही अंदाज था। यहाँ तक कि वो खुलेआम उस लड़के के साथ बातें कर रही थी, जबकि इससे पहले उसने समीर को धमकी देकर अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। समीर को भी अवनी अच्छी लगती थी क्योंकि वह सच में खूबसूरत थी, क्लास में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी वो। बस अपने लुक्स पर ध्यान नहीं देती थी और उसे लड़कियों की तरह कपड़े पहनना पसंद नहीं था। इस वजह से समीर का ध्यान धीरे धीरे दूसरी लड़कियों की तरफ जाने लगा और इसी तरह से उसने अवनी चीट करके अनन्या के साथ होकअप कर लिया। अवनी को भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसे गुस्सा इस बात का आया कि समीर ने उसे झूठ कहा। अगर उसे ब्रेकअप करना ही था तो वह अवनी से सीधा सीधा कह सकता था। वैसे भी अवनी यह सब टाइम पास के लिए ही करती थी, इसलिए वह भी आराम से उसे ब्रेकअप दे देती। विवान चुपचाप अपना काम कर रहा था, तभी छुट्टी की बेल बजी। विवान ने जल्दी से अपनी बुक बैग में रखी और बेंच से उठकर जाने को हुआ कि अवनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। विवान ने पीछे पलटकर अवनी की तरफ देखा। अवनी मुस्कुराकर उसे देख रही थी। विवान ने कहा क्या हुआ? छोड़ो हाथ, मुझे जाना है। अवनी ने शायराना अंदाज में कहा अभी ना जाओ, छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं। सभी लोग भी क्लास से निकल रहे थे, उन्होंने भी अवनी की बात सुन ली थी। सब लोग अवनी को हैरानी से देख रहे थे जो बेशर्मी से पहले ही दिन विवान के साथ फ्लर्ट कर रही थी। विवान ने अवनी को घूरते हुए कहा मैंने कहा ना, मुझे सब में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जाने दो। अवनी ने कहा क्यों हैंडसम? विवान ने कहा प्लीज जाने दो। उसकी बात सुनकर अवनी ने उसका हाथ छोड़ दिया। विवान ने एक नज़र अपने छूटे हुए हाथ को देखा और सीधा क्लास से बाहर की तरफ जाने लगा। तभी पीछे से अवनी ने चिल्लाते हुए कहा ओए मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? विवान जो कि क्लास से बाहर जा रहा था अचानक से अवनी की बात सुनकर हैरानी से पीछे पलटा। अवनी बेंच पर खड़ी होकर दिलकश मुस्कुराहट के साथ उसी की तरफ देख रही थी। क्लास में मौजूद हर एक लड़का लड़की भी अवनी को ही देख रहा था। अवनी के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर हर कोई उसे एडमायर कर रहा था क्योंकि वह इस वक्त किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। वही समीर को तो हैरानी हो रही थी क्योंकि जब अवनी
ने समीर को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा था, तब उसने सीधा सीधा धमकी दे दी कि उसे अवनी का प्रपोजल एक्सेप्ट करना ही होगा। तभी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेस नहीं थे, पर अब विवान को इसी तरह से प्रपोज करते हुए अवनी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जो कि उसे और भी ज्यादा कातिल लुक दे रही थी। समीर को अपने दिल में दर्द हो रहा था। अनन्या ने एक नज़र समीर की तरफ देखा जिसके चेहरे पर उदासी थी, और एक नज़र अवनी के चेहरे की तरफ देखा जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। विवान चुपचाप अवनी को हैरानी से देख रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी अजीब थे, जैसे वह सोच रहा हो कि उसे क्या कहना चाहिए। तभी अवनी जल्दी से बेंच से नीचे कूदी। उसने मुस्कुराते हुए अपने कदम विवान की तरफ बढ़ा दिए। सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। अवनी सीधा जाकर विवान के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, ओए हैंडसम, मेरी बात नहीं सुनी क्या? कोई बात नहीं, अगर नहीं सुनी तो फिर से कहती हूँ, क्या मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? ऑडियो बाय साकिल JX07। इस वक्त पूरा क्लास अवनी और विवान के आसपास मौजूद था। सभी लोग कभी विवान को देखते तो कभी अवनी को। अवनी मुस्कुराते हुए विवान को देख रही थी, वही विवान बिना कुछ भी कहे चुपचाप अवनी को अपनी नीली आंखों से घूर रहा था। पर विवान का ऐसा रिएक्शन देखकर भी अवनी के चेहरे पर एक सेकंड भी नहीं आई, उल्टा वह दिलकश तरीके से मुस्कुराने लगी। उसकी वह मुस्कुराहट किसी भी लड़की के दिल को घायल करने के लिए काफी थी। कुछ देर तक अवनी को घूरने के बाद विवान ने अवनी की तरफ देखते हुए कहा, देखो, अब अपनी यह बकवास बंद करो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए अगर तुम्हें किसी को बॉयफ्रेंड बनाना है तो कॉलेज में इतने सारे लड़के हैं, किसी को बना लो, क्योंकि मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर विवान ने अवनी की तरफ देखा और पलट कर जाने लगा। तभी पीछे से अवनी ने नौटंकी करते हुए कहा, हाय रे भगवान, क्या हो गया मेरे साथ? मेरा पहला ही प्यार मुझे इस तरह से मुंह पर मना करके जा रहा है, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अवनी ने नौटंकी करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए विवान के कदम भी रुक गए। उसने पीछे पलटकर देखा तो अवनी अपने सीने पर हाथ रखकर इस तरह से रिएक्ट कर रही थी जैसे उसके सीने में दर्द हो रहा हो। विवान उसे घूरता रहा। तभी अवनी ने मासूम सी आंखों से विवान की तरफ देखते हुए कहा, क्यों प्रिंस चार्मिंग, क्यों मेरे मासूम दिल को तोड़ा? जबकि तुम आते हैं इसके अंदर अपने आप घुस गए, तो अब मेरे मासूम दिल ने क्या कसूर किया तुम्हें प्रपोज करके? अवनी ने अपने हाथ को माथे से लगाते हुए पूरी नौटंकी के साथ कहा। विवान ने अवनी को घूरते हुए कहा, मैंने कहा ना, अपनी यह नौटंकी बंद करो, क्योंकि मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनना। अवनी मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, तुमने तो मेरे मासूम से दिल को तोड़ दिया, क्या कसूर था इसका? सिर्फ इतना कीजिए, ये तुम पर आ गया। प्यार की कीमत तुम क्या जानोगे? विवान बाबू, एक जवान लड़की का सहारा होता है प्यार, और बिना प्यार के बेसहारा हो जाती है एक लड़की। मुझ बेसहारा को अपने प्यार के समुंदर में डुबो कर कहा, चले विवान बाबू, अवनी ने नौटंकी करते हुए कहा। अवनी को इस तरह से देख सभी लड़के लड़कियां हंसने लगे थे। वही समीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, पर यह सोचकर कि अवनी यह सब से नहीं बल्कि विवान से कह रही है, उसकी मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई थी। वही विवान को भी अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि अगर अवनी की जगह पर कोई लड़की होती तो उसके पीछे दौड़ती और जबरदस्ती उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए रिक्वेस्ट करती, पर अवनी उसे एक मजाक की तरह ले रही थी। विवान ने शांति से कहा, देखो अपनी, तुम काफी अच्छी लड़की हो और तुम्हारी जिंदगी में भी जरूर कोई अच्छा लड़का आएगा, तो अब इसलिए मेरा पीछा छोड़ो, क्योंकि मुझे कभी किसी को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना। विवान की बात सुनकर अवनी ने दिलकश मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए फ्लाइंग किस करते हुए कहा, वह तो तुम भूल जाओ हैंडसम, क्योंकि अब अवनी मल्होत्रा जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि अब तुम मेरे दिल, दिमाग, आत्मा, किडनी, फेफड़े, जो कुछ भी मेरे अंदर है उस सब के अंदर बस चुके हो। अवनी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा।
अवनी की बात सुनकर जहां एक तरफ लड़कों को विवान की किस्मत से जलन हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ लड़कियां अवनी को बेशर्म और न जाने क्या क्या कह रही थी, क्योंकि विवान उन सबका आते ही क्रश बन गया था और अवनी पहले ही दिन हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई थी, जिसका साफ साफ मतलब था कि वह विवान के आसपास भी किसी लड़की को भटकने नहीं देगी। विवान ने अवनी को घूरते हुए कहा, तो अपने किडनी, लंग्स, फेफड़े सबको समझा दो कि यह लड़का कभी उनका नहीं हो सकता। इतना कहकर विवान पलट कर जाने लगा। तभी अवनी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ चिल्लाते हुए कहा, अरे उनको क्या समझाऊं, मैं तो पूरी की पूरी तुम्हारी हो चुकी हूं, तो अब जब तक तुम्हें अपना पति ना बना लूं तब तक तो चुप नहीं बैठने वाली। अवनी की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। अवनी बॉयफ्रेंड छोड़कर सीधा पति बनाने की बात कर रही थी। विवान आगे चलते हुए बिना पीछे मुड़े कहा, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा पति बनूंगा? अवनी ने चिल्लाते हुए कहा, बनूंगा से क्या मतलब है, मैं तुम्हारा किडनैप करके जबरदस्ती फेरे पड़वाऊंगी, पर दुल्हन तो तुम्हारी ही बनूंगी, अवनी ने एटीट्यूड से कहा। अवनी की बात सुनकर सभी लड़के लड़कियां हंसने लगे। वहीं जाते हुए विवान के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन कहा, स्टूपिड गर्ल। विवान के जाने के बाद अवनी अभी भी उसी तरफ देख रही थी जिस तरफ विवान गया था। तभी पाखी ने उसके कंधे पर मुक्का मारते हुए कहा, बेशर्म लड़की, तुझे शर्म नहीं आती? पूरे कॉलेज के सामने आज ही आए नए स्टूडेंट को तूने इस तरह से प्रपोज कर दिया। अवनी ने विवान के ख्यालों में खोए हुए कहा, हाय मेरी जान, मैं क्या करूं, मेरा प्रिंस चार्मिंग था ही इतना हैंडसम कि मेरा खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहा, इसलिए मैंने आज ही उसे प्रपोज कर दिया। पाखी ने अवनी को घूरते हुए कहा, बेशर्म लड़की, उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया, फिर भी तू सबके सामने उसे अपने पति बनाने की बात कह रही थी। अवनी ने कहा, इसमें कैसे शर्म, पति बनाऊंगी तो उसी को बनाऊंगी, अवनी ने एटीट्यूड से कहा। पाखी ने अपने दोनों हाथ अवनी के सामने जोड़ते हुए कहा, मेरी माँ, तुझे जो करना है वो कर लेना, अब चल, कॉलेज को छुट्टी हो चुकी है। अवनी ने कहा, अब यहाँ रह कर भी क्या करूँ, यहाँ पर मेरे किसी काम की चीज नहीं है, अब तो मैं एक भी दिन कॉलेज मिस नहीं करूंगी, अपने प्रिंस चार्मिंग को देखने जो आना है। इतना कहकर अवनी पाखी के साथ मुस्कुराते हुए क्लास से बाहर निकल गई। कुहू के स्कूल में अभी लास्ट पीरियड खत्म होने में कुछ समय बाकी था। कुहू अभी भी अपनी ड्राइंग बुक पर कुछ ड्रॉ कर रही थी। इस वक्त वो अकेली थी, क्योंकि रिया अब उसके पास नहीं बैठी हुई थी, बल्कि वह बगल के बेंच वाले लड़के जिसका नाम साहिल था उसके पास बैठी हुई थी। साहिल भी काफी समझदार और इंटेलिजेंट बच्चा था, जिसे हमेशा शांति पसंद थी, पर जब से कुहू उनके क्लास में आई थी, शांति का तो नामो निशान ही मिट गया था, जिस वजह से उसे कुहू पसंद नहीं थी। वही कुहू के आने के पहले रिया भी बिल्कुल साहिल की तरह ही शांत रहती थी, जिस वजह से साहिल को रिया पसंद थी, क्योंकि वह बाकी लड़के लड़कियों की तरह टाइम पास करने की बजाय पढ़ाई में ध्यान देती थी। तभी छुट्टी की बेल बजी और सभी लोग बाहर निकलने लगे। कुहू ने चुपचाप अपनी छोटी सी बैग उठाए और क्लास से बाहर निकलने लगी। रुद्र उसके सामने आकर खड़ा हो गया। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो बेबी। कुहू ने उसे इग्नोर किया और साइड में धक्का देकर आगे बढ़ने लगी। रुद्र गिरा तो नहीं, पर उसने अजीब नजरों से कुहू की तरफ देखा, क्योंकि आज से पहले कुहू ने ऐसा बिहेव कभी नहीं किया था। तभी पीछे से आ रही रिया ने रुद्र का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो बेबी, आज ऐसे ही बिहेव कर रही है, उसने दोपहर को मुझे बेंच से भी गिराया। रिया की बात सुनकर रुद्र ने हैरानी से कहा, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? रिया ने धीरे से अपने हाथ में लगी खरोच को दिखाते हुए कहा, ज्यादा नहीं, बस एक छोटी सी खरोच लगी है। रुद्र ने उस चोट को देखा। चोट ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, पर ज्यादा छोटी भी नहीं थी। रुद्र ने कहा, पर बेबी आज ऐसा बिहेव कर रही है? रिया ने छोटा सा चेहरा बनाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैंने बस उसे कहा था कि हम दोनों थोड़ी देर के लिए खेलते हैं, तो उसने गुस्से से मुझे धक्का दे दिया। दोपहर को जब हम कैंटीन से वापस आए तब से बेबी ऐसे ही कर रही है, मैंने बेबी को कुछ नहीं कहा। सच में? ये सब कहते हुए रिया की आंखों में आंसू आ गए थे।
रुद्र ने रिया के आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है तुम अब रोना शुरू मत करो, तुम्हें पता है ना बेबी को हमारा रोना पसंद नहीं है, इसलिए आप चलो, हमें उससे पूछना होगा कि वो क्यों हमारे साथ ऐसा कर रही हैं। रिया ने भी अपना छोटा सा सर हिलाया। रुद्र ने रिया का हाथ पकड़ा और दोनों भाई बहन पार्किंग की तरफ जाने लगे। कुहू पार्किंग में अपने ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। अभी तक उसकी कार नहीं आई थी, शायद ट्रैफिक की वजह से। तभी रुद्र और रिया भी आकर उसके पास खड़े हो गए। रुद्र ने प्यार से कहा, क्या हुआ तुम्हें बेबी, तुम हमसे गुस्सा हो? अगर हमने कुछ गलती की है तो बताओ, हम तुम्हें सॉरी कह देंगे। कुहू ने रुद्र को इग्नोर किया और चुपचाप गेट की तरफ देखने लगी। इस तरह से इग्नोर करता देख रुद्र ने मुंह बनाकर कहा, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो बेबी, हम तो फ्रेंड हैं ना। कुहू ने अभी भी कुछ जवाब नहीं दिया। तभी रिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेबी मैंने कुछ किया, अगर किया है तो प्लीज सॉरी, तुम हमसे ऐसे गुस्सा मत हो प्लीज, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। कुहू ने गुस्से से रिया का हाथ झटक दिया। रिया फिर से गिरने को हुई थी। तभी रुद्र ने रिया को पकड़ लिया और इस बार थोड़े गुस्से से कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने क्लास में भी रिया को धक्का दे दिया, देखो उसके हाथ पर चोट लग गई। रुद्र की बात सुनकर कुहू ने रिया को देखते हुए कहा, चोट लगी है तो इसकी गलती है, जरूरत क्या थी मेरे पास आकर मुझे परेशान करने की? मैं इम्पोर्टेंट काम कर रही थी जिस वजह से धक्का लग गया, तो तुम अपनी बहन को समझाओ, मुझे नहीं। कुहू ने गुस्से से कहा। कुहू की बात सुनकर रिया की आंखों में आंसू आने लगे। वहीं रुद्र को भी गुस्सा आने लगा, क्योंकि हमेशा वो कुहू की सारी बातें सुनता था, उस पर कभी गुस्सा नहीं करता था, चाहे वह उस पर कितना भी गुस्सा क्यों ना करे। पर रिया उसकी बहन थी, अगर रिया की गलती होती और कुहू ने उसे एक थप्पड़ भी मारा होता तो रुद्र कुछ नहीं कहता। पर यहाँ पर कुहू बिना किसी गलती के रिया को इस तरह से हर्ट नहीं कर सकती थी। एक भाई होने के नाते रुद्र हमेशा रिया को प्रोटेक्ट करना अपनी जिम्मेदारी समझता था। इससे पहले कि रुद्र कुहू से कुछ कहता, पीछे से उन्हें 3 लोगों की आवाज सुनाई दी। तीनों ने पीछे पलटकर देखा तो वहां पर कियान, अयान, शिवांश खड़े थे। कियान के चेहरे पर इस वक्त हमेशा की तरह दिलकश मुस्कुराहट थी। कियान लंबे कदम लेता हुआ रुद्र, कुहू और रिया के पास आकर खड़ा हो गया। कियान को देखकर रिया का मुरझाया हुआ चेहरा फिर से खिल गया। प्रिया के चेहरे के बदलती एक्सप्रेशन कुहू ने भी देख लिए थे, जिसे देखकर उसने मन ही मन गुस्से से कहा, यह इसे क्यों घूर रही है? तभी कियान ने मुस्कुराते हुए रिया की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ प्रीटी लेडी, तुम रो रही थी? रिया के चेहरे पर इस वक्त आंसू के निशान थे, जो कि अभी थोड़ी देर पहले रोने के कारण पड़े थे। रिया ने मुस्कुराते हुए अपना सर ना में हिलाया। तभी कियान का ध्यान उसके हाथ पर लगी छोटी सी खरोच पर गया। उसने थोड़ी चिंता करते हुए कहा, क्या हुआ प्रीति लेडी, तुम्हें क्या, तुम गिर गई थी? तभी रिया ने धीरे से कहा, नहीं वह मैं गिर गई थी। कियान ने कुहू की तरफ देखते हुए कहा, गिर गई थी या फिर किसी ने गिराया था? रुद्र ने धीरे से कहा, सीनियर, वह बस गलती से कुहू का धक्का लग गया था, जिस वजह से रिया गिर गई थी। रुद्र की बात सुनकर कियान ने मुस्कुराते हुए कुहू की तरफ देखते हुए कहा, बेबी गर्ल जरा ध्यान से, तुम्हारी वजह से प्रीटी लेडी को देखो चोट लग गई। कियान की बात सुनकर कुहू ने गुस्से से कहा, तुम नीली आंखों वाले मॉन्स्टर, तुम होते कौन हो बेबी से कहने वाले कि बेबी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं? भागो यहाँ से, कुहू ने गुस्से से कहा। पहले से ही वह दोपहर के वजह से जल भून गई थी और अब फिर से कियान उसके सामने रिया को प्रोटेक्ट कर रहा था। अयान और शिवांश दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए ये सब कुछ देख रहे थे। वह अच्छे से समझ रहे थे कि कियान कुहू को जलाने के लिए ये सब कर रहा है, ताकि कुहू खुद ब खुद कियान के करीब आ जाए। कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा तो कोई नहीं हूँ बेबी गर्ल, पर प्रीटी लेडी तो मेरी दोस्त है, क्यों हम दोस्त हैं ना प्रीटी लेडी? इतना कहकर कियान ने मुस्कुराते हुए रिया की तरफ देखा। रिया ने भी जल्दी से अपना छोटा सा सर हिला दिया। आखिर वह अपने क्रश के साथ दोस्ती करने का मौका कैसे गवा सकती थी? वही कियान की बात सुनकर रुद्र और रिया की हाँ सुनकर
उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से से दोनों को घूरकर देखा पर कुछ नहीं कहा। तभी वहां पर कुहू की कार आ गई। कुहू ने सबको इग्नोर किया और गाड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। पीछे से कियान ने कहा, प्रीटी लेडी क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है? कुहू ने पीछे पलटकर देखने का सोचा पर फिर उसने नहीं देखा और जबरदस्ती गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई। वहीं की गाड़ी जाने के बाद कियान ने अयान की तरफ देखते हुए कहा, चलो हमें देर हो रही है। वहीं रिया जो खुशी के साथ कियान से बात कर रही थी, उसकी जाने की बात सुनकर उसका चेहरा लटक गया पर उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि कियान खुद से उसे इतनी अटेंशन दे रहा था और अगर वो और ज्यादा अटेंशन मांगती तो शायद कियान को वह चिपकू लड़की लगती। कियान, अयान और शिवांश के जाने के बाद रुद्र और रिया अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। रुद्र ने रिया की तरफ देखते हुए कहा, बेबी आज कितनी ज्यादा रूड बिहेव कर रही थी हम सब के साथ, वह भी बिना किसी वजह। रुद्र की बात सुनकर रिया को भी याद आया कि आज कुहू सच में उन सभी के साथ काफी रूड बिहेव किया था पर उसने कुछ नहीं कहा। उसे बुरा तो बहुत लग रहा था पर वह कर ही क्या सकती थी। शूटिंग लोकेशन। उन दोनों लड़कियों की बैंड बजाने के बाद शूटिंग में हर कोई पीहू से डर रहा था। पीहू ने उन दो लड़कियों को पुलिस स्टेशन में भेज दिया था। उन पर पीहू ने खुद के खिलाफ अफवाह फैलाने का आरोप लगाया था जिस वजह से वह दोनों शायद 3 महीने के लिए तो अंदर होती ही होती और उनका करियर भी पूरी तरह से चौपट हो चुका था। पर पीहू उन लोगों में से नहीं थी जो कि अपने दरिया दिल के चक्कर में खुद का और ज्यादा नुकसान करा दे। अगर उसने आज उन दो लड़कियों को छोड़ दिया होता तो आगे भी कोई इस तरह की हरकत करने से पहले एक बार नहीं सोचता पर इस बार उसके उठाए कड़े कदम के बाद हर कोई अगली बार से उसके बारे में झूठी खबर फैलाने से पहले 1000 बार सोचता। सब कुछ ठीक होने जाने के बाद पीहू ने सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, देखिए आप सबको हुई असुविधा के लिए मुझे दुख है पर उन लोगों को सबक सिखाना मेरे लिए जरूरी था। मैं हर रोज अपने बारे में इतनी घटिया बातें नहीं सुन सकती। शायद अब आप लोग मेरे कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठाएंगे कि मैंने कई शुगर डैडी रखे हुए हैं, ब्ला ब्ला। मैंने किसी के मुंह से ये भी सुना था तो अब आप खुद ही सोचिए कि सिंघानिया कॉर्पोरेशन की बारिश खुद के लिए शुगर डैडी क्यों ही रखेगी। इतना कह करती पीहू मुस्कुराते हुए सीधा अपने रास्ट रूम में चली गई। वहीं बाकी सब लोगों की तरफ देखकर प्रोड्यूसर खान ने कहा, आज के बाद पीहू के बारे में अगर मैंने तुम लोगों के मुंह से इस तरह की घटिया बातें सुनी तो मैं तुम लोगों को सीधा फिल्म से बाहर कर दूंगा। डायरेक्टर खान ने सभी को वार्निंग देते हुए कहा। वहीं कोने में खड़ी अलीना तो हैरानी से अपने मन ही मन यही सोच रही थी कि अभी अभी जो कुछ भी पीहू ने कहा अगर वह सच है तो उसे क्या जरूरत है अक्षय मल्होत्रा के साथ इस तरह से सोने की। फिर उसने मन ही मन कहा, कहीं अपने स्टेटस के दम पर ही शायद पीहू अक्षय मल्होत्रा के साथ है, पर इस ख्याल को भी उसने झटक दिया क्योंकि सिंघानिया कॉर्पोरेशन भले ही इंडिया में काफी मशहूर कंपनी थी पर वर्ल्ड वाइड शायद वह 100 से भी नीचे आती थी और अक्षय मल्होत्रा की कंपनी दुनिया में नंबर 1 पर थी। तो इस हिसाब से पीयू का अक्षय के साथ इतना गहरा संबंध होना पॉसिबल नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही आशीष भी अपने कदम पीहू के रास्ट रूम की तरफ बढ़ाने लगा क्योंकि उसे काफी कुछ पूछना था। उसे पीहू से ये भी पूछना था कि अगर वह सिंघानिया कॉर्पोरेशन की वारिश है तो वह अपनी आइडेंटिटी इस तरह से लोगों से छुपाकर क्यों रखती है और माया के साथ उसका क्या कनेक्शन है। क्योंकि भले ही उसने अपने मन ही मन सब कुछ समझ लिया था पर वह सब कुछ पीहू के मुंह से सुनना चाहता था। ऑडियो बाय साकिर JX07। पीहू के पीछे पीछे आशीष उसके रास्ट रूम में आ गया था। उसने पीछे से पीहू को आवाज देते हुए कहा, पीहू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वही पीहू जिसका ध्यान आशीष की तरफ नहीं था, अचानक से आशीष की आवाज सुनकर वह जल्दी से पीछे पलटी। अपने पीछे खड़े आशीष को देखकर पीहू ने कहा, क्या हुआ आशीष? पीहू की बात सुनकर आशीष ने कहा, क्या मैं तुमसे
कुछ सवाल कर सकता हूँ? पीयू ने एकदम से कहा। नहीं। पीहू की बात सुनकर आशीष का चेहरा लटक गया, पर फिर उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता क्योंकि हमारे बीच का रिश्ता इतना गहरा नहीं है। इतना कहकर वह पीछे पलटकर जा ही रहा था कि पीछे से पीयू ने कहा, तुम पागल हो आशीष, मैंने दिल से तुम्हें अपना दोस्त माना है, और दोस्त सिर्फ मानने के लिए नहीं माना है बल्कि दिल से माना है। तो तुम मुझसे कुछ भी हक के साथ पूछ सकते हो, इस तरह से मुझसे पहले पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे बाकी सभी दोस्त एक दूसरे के साथ हक से सवाल करते हैं, तुम भी मेरे साथ उसी हक के साथ बात कर सकते हो, मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। पीयू की बात सुनकर आशीष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आशीष ने कहा, अगर तुम सिंघानिया परिवार की बेटी हो तो आज तक तुमने यह अपनी आइडेंटिटी दुनिया से क्यों छुपाई, और अगर छुपाई भी है तो फिर तुम्हें इस तरह से किसी की बातें नहीं सुनी चाहिए। मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर तुम्हारी वह बहन। आशीष ने इतना कहा ही था कि पीहू ने बीच में कहा, वह मेरी बहन नहीं है, मैंने पहले ही कहा था, वह मेरे बाप के अय्याशी का नतीजा है। आशीष ने, पर वह तो तुमसे बड़ी है ना। पीहू ने आशीष की बात को काटते हुए कहा, मेरी माँ से शादी के बाद मेरे बाप का अफेयर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, और मेरे पैदा होने से पहले माया पैदा हो गई, और जब मैं पैदा हुआ तब पहले से ही माया 3 साल की थी। यह बात किसी को नहीं पता थी। जब मैं 5 साल की हुई तब मामा की अचानक से तबीयत खराब रहने लगी और फिर वो मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद मेरा बाप माया की माँ रेखा और माया को लेकर आ गया। मुझे लगा कि वो दोनों मेरे मम्मी और बहन है, इसलिए मैं खुशी खुशी उनके साथ रहने लगी। पर मेरे दादाजी जानते थे कि माया की माँ कैसी औरत है, इसलिए उन्होंने कभी उन्हें हमारे घर की बहू नहीं माना। दादाजी आज भी उन्हें घर का सदस्य नहीं मानते, जिस वजह से माया अपनी आइडेंटिटी दुनिया के सामने रिवील नहीं कर सकती, वरना अगर उसके हाथ में होता तो वह दुनिया के सामने चीख चीख कर बताती कि वह सिंघानिया फैमिली की बेटी है। पर दादाजी ने उसे इस बात के लिए मना किया है क्योंकि दादाजी कभी भी उसे हमारे परिवार की बेटी होने का दर्जा नहीं देना चाहते। पीयू की बात सुनकर आशीष ने कहा, तुम्हारे पापा तो सच में बहुत बुरे इंसान हैं। पीयू ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ, मुझे तो उस इंसान को बाप कहने में भी शर्म आती है। सिर्फ 5 साल की थी मैं और मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई थी, पर उस आदमी ने मुझे संभालने की जगह पर अपनी नई दुनिया बसा ली जिसमें वह मुझे पूरी तरह से भूल गया। आज तक उस आदमी ने मेरे सर पर प्यार से कभी हाथ नहीं फेरा, पर अब मुझे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरे दादाजी के सब कुछ है। मेरे दादाजी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने सिर्फ मेरे लिए उन तीनों को घर में किसी में मेहमान की तरह रखा हुआ है। उन तीनों का होना ना होना हमारे लिए एक बराबर ही है। दादाजी माया को खर्च के लिए भी बहुत कम पैसे देते हैं। माया मुझसे इसलिए जलती है क्योंकि हम दोनों ही सिंघानिया फैमिली की बेटी है, पर मैं अपनी मर्जी से अपनी आइडेंटिटी किसी को भी बता सकती हूँ, पर उसके पास ये हक नहीं है, इसलिए वह हर चीज का बदला मुझसे लेती है। पर उसकी इस हालत के जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि उसकी माँ और उसका बाप है। पर फिर भी वो मेरी जिंदगी में मुश्किलें लाने की हमेशा कोशिश करती है। बचपन से मैंने उसे सगी बहन की तरह प्यार दिया, पर हर बार उसने मुझे धोखा दिया। पर अब मैं उसके असली इरादे जानती हूँ, इसलिए अब मैं उससे दूरी बनाकर रखती हूँ। पीहू की बात सुनने के बाद आशीष ने पीहू की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। पीहू ने कहा, अभी कहा ना। दोस्त कुछ भी कहने से पहले पूछते नहीं बल्कि जो दिल में होता है वह कह देते हैं। आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो आज से जो कुछ भी मुझे तुम्हें कहना होगा उसके लिए मैं कभी तुमसे परमिशन नहीं लूंगा। जो कुछ भी मुझे तुम्हें कहना होगा वह मैं अपनी मर्जी से कह दूंगा। पीहू ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। आशीष ने गहरी सांस ली और कहा, उस दिन जब मैंने तुम्हें ब्लैक कलर की बेंटले में जाते देखा तब मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी पर शक हुआ, क्योंकि बेंटले काफी महंगी आती है और तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमें यही बताया गया था कि तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हो।
जिस वजह से मैं यही सोचता रहा कि तुम इतनी ज्यादा महंगी गाड़ी में कैसे गई। तभी वहां पर करण और माया आ गए। माया ने मुझे कहा कि तुम्हारे कई सारी शुगर डैडीज है और उन्हीं के पैसों पर तुम ऐश करती हो। आशीष की बात सुनकर पीहू को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसके बारे में इस तरह की घटिया बातें करना माया के लिए मामूली बात थी। पीहू के चेहरे पर बिल्कुल भी हैरानी के भाव ना देखकर आशीष समझ गया कि माया ने यह शायद पहली बार नहीं किया है। वहीं आशीष के एक्सप्रेशन देखकर पीहू ने हंसते हुए कहा, अभी तो कहाँ, वह मुझे बर्बाद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहती है। वह मुझे तुम सबकी नजरों में गिराना चाहती है ताकि तुम सब लोग मुझे एक गोल्ड डिगर शुगर बेबी समझो, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान मुझे जानता होगा वह कभी उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। क्या तुम्हें उसकी बात पर भरोसा हुआ था? पीहू ने आशीष की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। आशीष ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मुझे पूरा यकीन था कि तुम इस तरह की लड़की नहीं ही, क्योंकि बहुत दुनिया देख चुका हूँ। इंसान को उसकी फितरत से ही पहचान लेता हूँ कि कौन किस तरह का इंसान है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम चाहे किसी के साथ कैसे भी बिहेव करो, किसी के साथ लड़ाई कर लो या मार लो, पर तुम बिना वजह कुछ भी नहीं करोगी। और तुम एक साफ दिल की लड़की हो। गोल्ड डिगर और शुगर बेबी होना तो दूर की बात है, तुम अपनी लाइफ में बेहतर और हैंडसम लड़का डिजर्व करती हो। आशीष की बात सुनकर पीहू ने मुस्कुराते, इतना भरोसा करते हो मुझ पर? पीहू की बात सुनकर आशीष ने कहा, दोस्ती की है तो भरोसा तो करना ही होगा ना। मल्होत्रा मेंशन। कुहू ड्राइवर के साथ स्कूल से घर आ गई थी। इस वक्त घर में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, सभी जेंट्स ऑफिस गए हुए थे और बाकी की सभी अपने अपने काम पर गई हुई थी। घर में इस वक्त सिर्फ वसुधा जी, ओम जी और संगीता जी मौजूद थे। कृपा जी किसी काम से बाहर गई हुई थी। कुहू लटका हुआ चेहरा लेकर लिविंग रूम आई। उसका चेहरा देखकर वसुधा जीजों की सोफे पर बैठकर चाय पी रही थी। उन्होंने प्यार से कहा, क्या हुआ, मेरी गुड़िया को इतनी उदास क्यों है? कुहू ने एक नज़र वसुधा जी की तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। दीदा कुछ दिनों के लिए वापस चली गई थी। कुहू को कुछ न कहता देख संगीता जी ने कहा, क्या हुआ बेबी, आपको आपका प्यारा सा चेहरा आज मुरझाया हुआ लग रहा है। किसी ने परेशान किया क्या मेरी बच्ची को? अगर किया है तो बताओ अपनी दादी को। तुम्हारी दादी उस इंसान को अच्छे से सबक सिखाएगी, तुम बस एक बार उसका नाम बताओ। कुहू ने कुछ नहीं कहा और सीधा जाकर सोफे पर आलसी बिल्ली के बच्चे की तरह बैठ गई। उसका चेहरा अभी भी मुरझाया हुआ था, क्योंकि गाड़ी में उसे एहसास हो गया था कि उसने गुस्से में आकर अपने दोस्तों को कुछ ज्यादा ही हट कर दिया है और बिना वजह उनसे रूडली बिहेव किया है, वह भी कियान की वजह से। वैसे तो कुहू हमेशा ही रूड होकर बात करती थी, पर इस बार उसने हद पार कर दी थी, क्योंकि एक तो उसकी गलती की वजह से रिया नीचे गिर गई और कुहू ने सॉरी बोलने की वजह उसे और बुरा भला कहा, जिसकी वजह से वह 2 बार रोई भी। फिर भी कुहू ने ध्यान नहीं दिया और रुद्र ने भी प्यार से कुहू से पूछा था कि क्या उनसे कोई गलती हो गई है, अगर हुई है तो वह दोनों माफी मांग लेंगे, पर कुहू ने बदले में उन्हें इग्नोर किया, उल्टा उनसे गलत तरीके से बात की। अब उसे यही लग रहा था कि उसके दोस्त हमेशा हमेशा के लिए उससे दोस्ती तोड़ देंगे। जब ओम जी ने देखा कि कुहू किसी को कुछ नहीं कह रही हैं, तब उन्होंने धीरे से अपना फोन उठाकर पीहू को मैसेज कर दिया। पीहू शूटिंग लोकेशन से घर आने के लिए निकल गई थी। उसकी गाड़ी अभी अभी मल्होत्रा मेंशन के बाहर आकर रुकी थी। जैसे ही उसने मोबाइल पर शो हो रहे नंबर को देखा, उसने जल्दी से मैसेज खोलकर देखा तो यह ओम जी का मैसेज था। ओम जी ने चुपके से कुहू को एक फोटो खींचकर पीहू को भेज दी थी। उस फोटो में उसकी छोटी सी बेटी गुमसुम होकर सोफे पर मुंह लटकाकर बैठी हुई थी। अपनी हंसती खेलती और शरारती बेटी को इस तरह से चुपचाप बैठा देखती पीहू में मन ही मन कहा, बेबी को क्या हुआ? वह जल्दी से गाड़ी से उतरी और घर के अंदर आ गई। लिविंग रूम में अभी भी सब लोग कुहू से पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या हुआ है।
पर कुहू किसी को कुछ भी नहीं बता रही थी। तभी सबको पीहू की आवाज सुनाई दी। पीहू जो कि दौड़ते हुए अंदर आ रही थी, उसने कहा, क्या हुआ बेबी आपको? अपनी मम्मा की आवाज सुनकर कुहू झटके से सोफे से कूदकर खड़ी हो गई और दौड़ते हुए सीधा जाकर पीहू के पैरों से लिपट गई। कुहू को इस तरह से अपने पैरों से लिपटता देख पीहू ने नीचे झुककर उसे गोद में उठाते हुए कहा, क्या हुआ आपको बेबी? कुहू ने अपना सर पीहू के कंधे पर अपना सर रखते हुए कहा, कहाँ मम्मा? आज बेबी ने अपने फ्रेंड्स को बहुत हर्ट किया। पीहू ने प्यार से उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, आपने क्या किया बेबी? कुहू ने उदासी भरी आवाज में कहा, मैंने किसी और का गुस्सा अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड पर निकाल दिया। पहले मेरी गलती की वजह से रिया बेंच से नीचे गिर गई और उसे चोट भी लग गई, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, उल्टा उस पर गुस्सा किया। वह रो रही थी फिर भी मैंने उस पर गुस्सा किया। मम्मा बाद में छुट्टी के टाइम पर रिया और रुद्र दोनों मेरे पास आए थे। उन दोनों ने मुझसे कहा कि मैं क्यों गुस्सा हो दोनों से, अगर उनकी गलती हुई तो वह मुझसे सॉरी कह देंगे, पर मैंने फिर से दोनों उसको बुरी बातें कहीं। मैंने दोनों को हट कर दिया मम्मा, और मेरी वजह से रिया फिर से गिरने वाली थी और इस बार गलती से नहीं बल्कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया था, जिस वजह से रुद्र भी गुस्सा हो गया। अब वह बेबी से दोस्ती तोड़ देंगे ना मम्मा, बेबी ने बहुत गलत किया ना। कुहू की आवाज में उदासी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह रो देगी। अपनी बेटी की बात सुनकर पीहू को समझ में आ गया कि इस बार पूरी गलती उसकी बेटी की है, इसलिए उसने कुहू को डांटते हुए कहा, आपने ये बहुत गलत किया। आपके दोनों दोस्त रिया और रुद्र बहुत अच्छे हैं। रिया तो कितनी प्यारी बच्ची है, हमेशा सबके साथ अच्छी तरह से बातें करती हैं, और आपने उसे गिराया और गिराने के बाद सॉरी भी नहीं कहा, उल्टा उस पर गुस्सा किया। ये तो गलत बात है ना बेटा? अगर कोई आपके साथ ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप उस इंसान के साथ फिर से दोबारा अच्छे से बात कर पाओगी? तो फिर आप ही सोचो कि रिया और रुद्र को कितना बुरा लगा होगा। पीहू की बात सुनकर कुहू ने अपने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, इसीलिए तो बेबी को बुरा लग रहा है मामा। बेबी ने बहुत सोचा और मुझे समझ में आ गया कि मैंने अपने दोस्तों के साथ बहुत गलत किया। अब वह मेरे साथ कभी बात नहीं करेंगे ना मम्मा? इतना कहते हुए कुहू की आंखों से दो आंसू की बूंद उसके गोरे गोरे गालों पर लुढ़क गई। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर पीहू का दिल पसीज गया और उसने कुहू को सीने से लगाकर कहा, सॉरी बेबी, मैं आपको डांटना नहीं चाहती थी, पर आपने गलती ही ऐसी की है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर गलती की है तो उसे मानो भी। आप कल ही स्कूल जाकर अपने दोनों दोस्तों से खुद सॉरी कहोगी, चाहे उसके लिए आपको उन दोनों के सामने कान ही क्यों ना पकड़ने पड़े। हमेशा एक बात याद रखना, अगर गलती हमारी है तो सॉरी बोलने में बिल्कुल मत डरना ना शर्माना, क्योंकि सॉरी बोलने से छोटा नहीं होता बल्कि बड़ा होता है। और अगर कोई दिल से आपसे माफी मांगे तो आप भी उसे माफ कर देना, क्योंकि माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। आप कल अपने दोस्तों से सॉरी कहेगी ना बेबी? कुहू ने मासूम चेहरा बनाकर पीहू को देखते हुए कहा, पर मम्मा वह दोनों मुझे माफ करेंगे ना? पीहू ने कुहू के दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, बिल्कुल करेंगे, मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी। सब लोग दोनों माँ बेटी का प्यारा सा कन्वर्सेशन सुन रहे थे। वसुधा जी और संगीता जी खुशी से दोनों को देख रही थी। दोनों हमेशा यही सोचती थी कि कभी कुहू को माँ का प्यार नहीं मिलेगा, भले ही वो उनकी दादी पर दादी थी, पर माँ माँ होती है। पर पीहू के आने के बाद कुहू सबसे ज्यादा अगर अपनी सारी बातें किसी से शेयर करती थी तो वो पीहू थी, और पीहू भी दिल से उसे अपनी बेटी मानती थी। शायद कोई भी अपने बेटे से या बेटी से इतना प्यार ना करे जितना प्यार पीहू कुहू से करती थी। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटी ऊपर अपने कमरे में चले गए। मुंबई पोज इलाके में एक बड़ा सा बंगला, जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था सानिका। उस बंगले के अंदर एक खूबसूरत से बेडरूम में एक लड़की गुस्से से दूसरे लड़के को देख रही थी, जो कि बहुत मजे से अपने हाथ में पकड़ी आइसक्रीम को खा रहा था।
उस लड़के ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या हुआ जानेमन, मैं आज पहली बार तुम्हें अपना प्राइवेट बंगला दिखाने लाया हूँ और तुम मेरी तारीफ करने की जगह पर मुझसे गुस्सा होकर बैठी हो। वो लड़की कोई और नहीं अनिका थी। अनिका ने गुस्से से साहिल पर चिल्लाते हुए कहा, पागल इंसान, तुमने घर का नाम क्या रखा है? सानिका ये कौन है, मुझे बताओ। साहिल ने शरारती मुस्कुराहट के साथ आइसक्रीम का आखिरी बाइट लेते हुए कहा, तुम्हें जाना है जानेमन? अनिका ने गुस्से से कहा, बता रहे हो या नहीं? साहिल ने झटके से अनिका को बेड पर लेटाते हुए कहा, अभी बताता हूँ। इतना कहकर वह झटके से उसके ऊपर आ गया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। अनिका को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि साहिल इस तरह से अचानक से उसे किस करने लगेगा, इसलिए वह उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, पर साहिल ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर सर के ऊपर कर दिया और उसके होठों पर लगातार चूमने लगा। अनिका भी अपना कंट्रोल खो चुकी थी और वह भी साहिल का साथ दे रही थी। कुछ देर बाद अनिका को चूमने के बाद जब साहिल को लगा कि अब वो सांस नहीं ले पा रही है, तब साहिल ने अनिका को छोड़ा। दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। अनिका ने साहिल को घूरते हुए कहा, तुम्हें बताओ जानेमन? इतना कहकर उसने धीरे से अनिका के कान में कहा, अनिका और साहिल की होने वाली बेटी सानिका। इतना कहकर साहिल ने अपना हाथ अनिका के टॉप के अंदर डाल दिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। वही साहिल की बात सुनकर अनिका, जो गुस्से से उसे घूर रही थी, अचानक से उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। साहिल और अनिका, सानिका, ये ख्याल आते ही उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई। भले ही वह मानना नहीं चाहती थी, पर अब उसे साहिल की शरारतें, उसका पागलपन, सब कुछ पसंद आने लगा था। साहिल का हर रोज उसे फोन करके तंग करना, उसे जानेमन कहना, सब कुछ अनिका को पसंद था। अनिका ये सब सोच ही रही थी कि अचानक से साहिल का हाथ उसे अपने चेस्ट पर महसूस हुआ। उसने एक नज़र साहिल की तरफ देखा, जो नोटी मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था। इससे पहले कि अनिका कुछ सोच समझ पाती, साहिल ने उसकी चेस्ट को प्रेस करना शुरू कर दिया। ना चाहते हुए भी अनिका के मुंह से सेड्यूजिंग आवाजें निकलने लगी और साहिल अपना कंट्रोल खोने लगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में इनका रोमांस। और रही बात कहूँ की, तो वो इसलिए मैंने ऐसा दिखाया, एक 5 साल की बच्ची इस तरह से अपने फ्रेंड्स को खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकती। माना कि वह थोड़ी मैच्योर और है, पर थोड़ा बचपना दिखाना जरूरी है। ये कहानी है धरती के एक ऐसे रक्षक की, जो कि धरती पर आने वाले सभी संकटों से धरती की रक्षा करेगा। हमारी पृथ्वी पर कई ऐसे अनेक तत्व हैं जो धरती की रक्षा करते हैं। उन्हीं तत्वों में से 5 तत्वों का नाम है वायु मन, अग्नि मन, धरती मन, जल मन, आकाश मन। एक मानव का शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है और यही 5 तत्व हमें जीने के लिए मदद करते हैं। उसी तरह से हमारी रक्षा भी यही तत्व करते हैं। इन्हीं सब के बीच एक 18 साल का लड़का आदित्य, जो कि धरती की रक्षा करने के लिए ब्रह्मांड रक्षक द्वारा चुना गया है। कैसे और क्यों आदित्य धरती की रक्षा करेगा? आखिर कौन देगा उसका साथ?